एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हम लोगों ने करी थी झारखंड की सीरीज। क्या स्टार्ट करी थी हम लोगों ने झारखंड की सीरीज स्टार्ट करी। उसमें हम लोगों ने क्या देख रहे थे, उस दिन हम लोग टॉपिक जो था वो झारखंड का इतिहास को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास में भी आप लोगों की 2-3 चैप्टर क्लियर हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी थी या फिर मेंशन कर दी थी कि आपका जो है क्षेत्रीय राजवंश हम लोग का ये चल रहा था। ठीक, देखिए एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन इसके लिए तैयारी पहले से युद्ध जब आक्रमण कोई राजा करता है कहीं से आकर के, तो उससे पहले ही हम लोग क्या करना पड़ता है कि युद्ध भूमि में तैयार होना पड़ता है, देन युद्ध लड़नी पड़ती है। ठीक, तो वैसा ही सेम हम लोग के साथ भी यही सिचुएशन है कि अभी मान के चलिए झारखंड में सुखाड़ है, कभी ना कभी बाहर आएगा ही आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं, चलिए आज की टॉपिक। तो देखिए ये आपका जो क्षेत्रीय राजवंश है ना, इनका ये आपका पार्ट 2 होने वाला है ना। इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश करूँगी। एक पलामू का रक्सेल वंश, सिंह वंश, और साथ साथ मैंने कल क्या बताया था, मानभूम, रामगढ़ और खड़गडिहा राज, ढाल वंश का ढालभूम और पंचेत राज्य। ठीक है, एक मिनट। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्षेत्रीय राजवंश का जो है वो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें से मुंडा राज्य और छोटा नागपुर का खास नागवंश जो है वो हम लोग कल कर चुके थे। पलामू का रक्सेल, सिंह वंश, मानभूम, रामगढ़, खड़गडिहा, ढाल वंश और पंचेत राज्य। ठीक है, इतनी टॉपिक आज हमें कवर अप करनी है। ठीक, तो ये आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है पलामू का रक्सेल वंश। ओके, प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। ठीक है, और देखिए शुरुआती जब दौर चल रहा था उस टाइम क्या था, पलामू जो है रक्सेल के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। ठीक है, ये राजपूत कहने का इनका आशय क्या था कि ये राजस्थान से आके बसे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, ये लोग यहाँ पे कहाँ से आए थे, तो राजस्थान से आए थे। ठीक है, और राजस्थान से आकर के इन्होंने पलामू में अपनी सत्ता स्थापित की और यहाँ का साम्राज्य जो है पलामू के साथ साथ, ठीक है, पलामू के साथ साथ सरगुजा तक इन्होंने अपनी जो राज्य होता है उसको वहाँ तक इन्होंने विस्तृत किया था अपनी साम्राज्य को। ठीक है, तो ये देखते हैं। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव से प्रभावित था। ठीक है, रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे और इनका आगमन कहाँ से हुआ था, तो इनका आगमन हुआ था आपका राजस्थान से, और ये झारखंड के पलामू में आकर बसे थे तथा यहाँ इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली। और इन्होंने साम्राज्य विस्तृत करने के दौरान इन लोगों ने पलामू में तो किया ही किया, जबकि इनका जो राज्य विस्तृत था वो सरगुजा तक था। ठीक है, रक्सेल का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतास गढ़ होते हुआ था। यानी कि राजपूताना क्षेत्र जो था पलामू में आया था, वो किस रास्ते से आया था, तो ये रोहतास गढ़ से आया था। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करी थी। रक्सेल की 2 शाखाएं थी, एक देवगन जो हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए थे, और एवं कुंडेलवा जो चतरा व पाकी से होकर आए थे। ठीक, और ये देवगन और कुंडेलवा जो है वह जगह के नाम है। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन तथा कुंडेलवा के किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार। देखिए यहाँ 4-5 जनजाति के नाम आई है ना, कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियाँ थीं। जो सर्वाधिक
इसमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। यानी कि देखिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग रक्सेल की दो शाखाएं होती है, ठीक है, एक देवगन एक कुंडेलवा, जहाँ पे इन्होंने किले का निर्माण करवाया ना, अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद में ये जनजातियाँ कुछ थी जो कि थी कोरवा, कोट, पहाड़िया, किसान, खरवार। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कौन थे तो वो थे खरवार, जिनके राजा कौन थे तो प्रताप धवल थे। और रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। यानी कि रक्सेलों का जो पलामू से लंबे समय तक शासक होते रहा, 16वीं सदी में क्या किए, चेरो जो रहते हैं वो प्रताप धवल को अपदस्थ कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू में हम लोग दो वंश देखेंगे, एक रक्सेल दूसरा चेरो। देखिए ये है आपका चेरो वंश। चेरो वंश या फिर च्यवन वंश, इनका उदय कहाँ से हुआ था? इनका उदय जो होता है वो किनके बाद होता है तो वो पाल वंश के बाद होता है। इनकी अवधि क्या है? 12वीं से 19वीं सदी तक इनकी जो अवधि है वो होती है। और इनकी विस्तार कहाँ कहाँ तक होती है तो ये बिहार के बांका और चंपारण तक होती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और झारखंड का पलामू। यानी कि देखिए इसका जो मतलब एरिया है वो क्या होता है ना कि मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया झारखंड, ठीक है, यहाँ से उसमें सारा सटा हुआ था ना, तो ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश। तो ये क्या करता है कि बांका, चंपारण, मतलब कि ये मिड वाला क्षेत्र, यहाँ से यहाँ वाला क्षेत्र को ये ऑक्युपाई किए हुए रहता है। ठीक है, कौन? तो चेरो वंश या च्यवन वंश। और इनकी अवधि क्या होती है तो 12वीं से 19वीं शताब्दी तक। और इनका उदय किन के बाद होता है तो वो होता है पाल वंश के बाद होता है। देखिए चेरो ने रक्सेलों को पराजित करके अपने राज्य की स्थापना की। यानी कि चेरो जो है वो रक्सेल को पराजित करता है। इनके राजा कौन थे खरवारों के? तो वो प्रताप धवल। इनको अपदस्थ कर करके और यहाँ पर क्या करता है, अपना राज्य स्थापित करता है। कौन? तो चेरो। पलामू में इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। यानी कि इस वंश का अगर स्थापना अगर बोला जाए कि पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसने की तो वो भागवत राय ने की। कितने? 1572 में। भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे। कौन थे? तो रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की। देखिए अब क्या किया कि राजा मान सिंह जो है वो अपना एक नौकर चूज करते हैं। ठीक, ये नौकर भी इनका गद्दार निकलता है। एक क्या किया कि मान सिंह को यह हत्या करता है, उसके बाद में इन्होंने अपना एक नया वंश ही स्थापित कर देता है। ठीक, अब आते हैं साहेब राय। 1697 से 1716 तक ये बहादुर शाह, जहांदर शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन थे। इनके बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही मुख में हर जगह मेंशन है। मैं 3-4 मल्टीपल बुक्स को लेकर के आप लोगों की ये सीरीज लेती हूँ, लेकिन सभी में इतना ही था। ठीक है, रंजीत राय 1716 से 22 तक यह साहिब राय का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था। यानी कि इन्हीं के शासनकाल में कौन था बिहार का मुगल सूबेदार? तो सर बुलंद खां थे। ठीक है, इन्होंने सर बुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। टोरी परगना वही है जहाँ पर से आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये टोरी परगना जो है या टोरी प्रखंड जो है वो किस जिले में आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। कल वाले क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, कल जो मैंने पूछा था दुर्जन साल वाला। जय कृष्ण राय 1722 से 1770 तक। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या के बाद पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फरखदुल्ला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय को 5000 रुपये की सालाना वसूल किया। यानी कि बिहार का जो सूबेदार रहता है वो चेरो राजा जय कृष्ण राय को 5000 रुपये का सालाना भी इनसे वसूल करता है। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया, है ना।
इसने जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये के वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। यानी कि देखिए 1733 ईस्वी में जब अलीवर्दी खान जो रहते हैं वो बिहार के मुगल सूबेदार, जब इनको बनाया जाता है उस समय क्या करते हैं ना, जय कृष्ण राय को, अब ये क्या किया था कि ये 5,000 रुपये का सालाना मतलब वसूल किया। तो ये क्या कर देता है, ये निर्धारित कर देता है इसका जो इसको वसूलने का अधिकार, यानी कि अब जय कृष्ण राय से आप टैक्स कौन वसूल करेंगे, तो वो करेंगे टेकारी के राजा सुंदर सिंह करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। प्रमुख चेरोवंशी शासक सबसे पहले थे भागवत राय प्रथम राजा, देन अनंत राय, सहबल राय, प्रताप राय, ठीक, देन भोपाल राय, देन मेदिनी राय, साहेब राय और रंजीत राय। उसके बाद में है आपके जयकृष्ण राय और चूड़ामन राय। चूड़ामन राय क्या थे, तो वो अंतिम राजा हुए। ठीक है, देखिए 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये के वार्षिक कर का निर्धारण किया। ऑलरेडी इनके पास 5,000 रुपये का ऑलरेडी वे दे रहे थे और ये लोग आते हैं और मुगल सूबेदार वो लोग भी क्या करते हैं, 5,000 रुपये का कर निर्धारण किया। ठीक है, जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजा पर अंतिम आक्रमण था। देखिए अगर पूछा जाएगा कि पलामू के जो चेरो राजा था उनका अंतिम आक्रमण कौन किया था, तो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने किया था। ठीक है, 1750 से 67 के दौरान मुगल पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जय कृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजा का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा सत्ता का मतलब मनमुटाव बोल सकते हैं इसको, है ना, तो इनका और षड्यंत्र भी रचा जाने लगा। जय कृष्ण जो हैं जिनके ऊपर 5,000 रुपये राय, जिनके ऊपर 5,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया गया, अभी हम लोग पिछले ही ये में देख चुके थे लाइन में। ठीक है, उन पे क्या किया कि वहाँ पे षड्यंत्र स्थापित हो गया। इसके दौरान क्या होता है ना कि चेरो राजा का जो अधिकार रहता है वो दक्षिणी में रह जाता है, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत और मुगल जमींदार का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू पर इसका भरपूर लाभ उठाया। देखिए 1765 ईस्वी में क्या होता है कि इनका जो दीवानी होती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, वो किन्हें मिल जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है और पलामू में इसका भरपूर लाभ उठा लेता है सब लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंह भूम का सिंह वंश। ठीक है, हो जनजाति के अनुसार सिंह भूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर हुआ है। ठीक, और सिंह वंश के ग्रंथ, यानी कि अब बोला जाएगा कि सिंह वंश मतलब कि ये जो सिंह वंश है ना, इनका नामकरण किनके अनुसार हुआ है, तो हो जनजाति के अनुसार तो सिंह बोंगा के नाम पर हुआ है, जो इनके सिंह बोंगा क्या है, कुल देवता हैं। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन, है ना, यहाँ पर ये वंश प्रभा है। ओके, सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में भी सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, एक पहली शाखा देन फिर दूसरी शाखा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहली शाखा पे क्या क्या हुआ था। पहली शाखा, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम
की भूमियों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। ठीक है। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों को प्रभुत्व को स्थापित करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। यानी कि पहले क्या किए थे कि नागवंशी राजा का जो प्रभुत्व था उसको स्वीकार किया, यानी कि आप हेड हैं, आपके हम ब्रांचेज खोलते हैं। उस टाइप में ये नागवंशी के मतलब राजाओं के मतलब प्रति छाया में वे करने लगे, प्रभुत्व स्वीकार करते हुए शासन किया। परंतु बाद में क्या करता है ये लोग कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि वो उसको छोड़ देता है। देखते हैं ना हम लोग कि कुछ भी चीज़ हम लोग के साथ होता है तो पहले हम लोग उसको करते हैं, उससे जैसे हम लोग को फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सेम काम इन लोग के साथ भी यही हुआ था। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के आरंभ तक विद्यमान रहा। ठीक है, यानी कि पहली शाखा का शासन कब तक रहा? 13वीं सदी तक रहता है। तो ये हो गया आपका पहली सदी। अब हम लोग देखते हैं दूसरी सदी। दूसरी शाखा दरप नारायण सिंह 1205 से 62 ने 1205 में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। ठीक है, इसको देखिएगा, पीपीआई कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंह वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर 1262 से 71 तक थी, जिसकी मृत्यु के बाद काशी राम सिंह शासक बना। ठीक, कांसीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। अगर बोला जाए कि कांसीराम सिंह महिपाल किनका उत्तराधिकारी था, तो ये महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। कांसीराम सिंह ने बनाई गई क्षेत्र पोरहट नामक नई राजधानी बनाई गई। ठीक है, कांसीराम जो थी वो कांसीराम सिंह कहाँ अपना राजधानी बनाता है? तो वो पोरहाट में बनाता है। कांसीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, ये क्या नाम है इनका? तो ये पौरी देवी। ठीक है, तो इनकी कुल देवी कौन थी? तो ये पौरी देवी इनकी कुल देवी थी। ठीक, अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने 32 अनुयायियों के साथ उन्हें वापस राज्य लौटाने की अनुमति दे दी। यानी कि देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है? देखिए, अगर पूछा जाए कि किनके शासनकाल में इनकी कुल देवी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो वो हुआ था आपका अच्युत सिंह के शासनकाल में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक है, और अर्जुन प्रथम जो हैं वो बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। उस समय उनको मुसलमान कहाँ पकड़ के ले गए थे? तो उड़ीसा में। फिर बाद में उन्होंने 32 अनुयायियों के साथ उन्हें वापस राज्य लौटा दिया। देखिए, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। यानी कि जैसे ही जगन्नाथ सिंह द्वितीय अपना शासन अपनाता है तो ये 13वां शासक रहता है। इन्होंने क्या करता है? उत्पीड़न उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यानी कि तरह तरह के यातना प्रयातना लोगों को देने लगता है। इसके बाद इससे तंग आ जाता है। अब किसी भी लोग का सब्र का बांध जब टूटता है तो वो क्या बोलते हैं कि आप एक आदमी को उतना ही देर तक उनको पीड़ा पहुंचा जा सकते हैं कि जब तक उनका मतलब सहने की क्षमता हो। उसके बाद में उनका सहन शक्ति जो है वो टूट जाता है। ठीक है, हर एक इंसान के साथ ये चीज़ होता है। तो इनसे वो तंग आ गए, तो क्या करते हैं, भूया जनजाति के लोग इनके साथ विद्रोह कर देते हैं। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उनका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह संभू का शासक बना। इसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। ठीक है, अब देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय।
अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वालों के साथ एक जागीर दिया जिसे सिरभूम पीर कहा जाता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन सिंह द्वितीय जो है अपने चाचा विक्रम सिंह को ही 12 गांव का एक जागीर दे देता है और उनका नाम क्या करता है, सिंहभूम पीर कहा जाता है। ठीक है। और विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों में इसे मिलाकर विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। इसी बाद में यही सरायकेला राज्य बना। देखिए क्या करता है कि विक्रम सिंह यही क्षेत्र में मतलब 12 गांवों को ही कुछ क्षेत्र को और विस्तार करता है और इसकी राजधानी किसको बना देता है, जे सरायकेला को। इनको पहले नाम क्या था, तो पीर सिरभूम पीर सिरभूम पीर में ही इन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्र को मिला करके क्या बनाता है, तो राज्य बनाता है जिसकी राजधानी क्या रखता है, सरायकेला रखता है ना, जो यही बाद में सरायकेला राज्य बन जाती है। विक्रम सिंह के पटकुम राजा के केंद्र शासित क्षेत्र काडू तथा बक्साई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा को विस्तार किया तथा इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया व खरसावां पर भी कब्जा कर लेता है। यानी कि यही कब्जा करने के क्रम पे ही उत्तर पूर्व में उन्होंने क्या किया, गम्हरिया व खरसावां पर भी कब्जा कर लेता है। देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था और अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में कोल एवं होल जनजातियों का उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा दर्प नारायण सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। ठीक है। हो जनजाति के साथ साथ कोल जनजातियों के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर के भी लूटपाट करते थे। यानी कि कोल जो जनजाति थे वो क्या करते थे, सिंहभूम के क्षेत्र से बाहर जाकर के भी यहाँ लूटपाट किया करते थे। ठीक है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अपनी स्थिति को नियंत्रण करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र पे अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अब पूछा जाता है कि पहली बार कौन सी क्षेत्र से मतलब अंग्रेज झारखंड में अपना पहला मतलब एंट्री लेते हैं वो लोग, तो कब लेते हैं, तो 1767 में। और किस क्षेत्र से लेते हैं, तो सिंहभूम से लेते हैं। ठीक है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में देखेंगे मानभूम के मानवंश। ठीक है। 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग कहाँ पर है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि 8वीं सदी का जो दूधपानी शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग में। और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख कहाँ पर है, तो धनबाद में। आज भी एक जगह का नाम है धनबाद में गोविंदपुर। ठीक है। से मानभूम के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ से क्या होता है कि शिलालेख के द्वारा यहाँ से मान वंश जो है उनकी हमें जानकारी मिलती है। इनका शासन हजारीबाग व मानभूम क्षेत्र यानी धनबाद तक विस्तारित था। आप समझ सकते हैं कितना दूर तक था। ठीक है। मानवंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। ठीक, ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। 10वीं सदी के प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। ठीक है। भूमि स्वराज जो आंदोलन था वो क्यों उभरता है, क्योंकि ये लोग बहुत दुराचारी रहता है, बहुत अत्याचारी रहता है। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर, देखिए किसी भी कार्यकाल में अगर शोषण हुआ है तो सबसे ज़्यादा किन पे हुआ है, तो वो महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम छोड़कर पंचे क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। देखिए अब क्या हुआ ना, ये लोग क्या करता है कि मानभूम का जो मानवंश है, मान राजा लोग इतना मतलब दुराचारी होता है, इतना अत्याचारी होता है कि ये लोग सबर जनजाति पर विशेष करके ये लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान करता है। ठीक है। विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके बाद से मतलब सबर जनजाति क्या करता है, मानभूम क्षेत्र को छोड़ देता है, यानी कि धनबाद क्षेत्र को वो लोग छोड़ देता है। और वो क्या कहता है, पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लेता है। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है। अब आता है आपका रामगढ़।
रामगढ़ राज्य, ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 ईस्वी के लगभग में बागदेव सिंह ने की थी। ये बहुत ज़्यादा आपका वीवीआई है, ठीक है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में मतलब पीवाईक्यूज़ में देखने को मिलता ही मिलता है। और अभी हम लोग ये थ्योरी क्लास कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज़ क्लास करेंगे। एमसीक्यूज़ क्लास के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज़ को भी ऐड करेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपका जो ये है, आपका ये रामगढ़ वाला जो सीरीज़ है, इसमें स्थापना और इनकी राजधानियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। रामगढ़ राज्य का विस्तार वर्तमान रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा तथा बोकारो तक था। यानी कि समझ सकते हैं कि रामगढ़ राज्य कितने दूरी तक फैला हुआ था। इस राज्य में कुल 3672 गाँव शामिल थे। मैं 1 मिनट कब देख लूँगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ तक थे। तो ये रामगढ़ राज्य का जो विस्तार था वो वर्तमान का कहाँ तक था, तो रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा तथा बोकारो तक था। और इस राज्य में कुल कितने गांव थे, तो 3672 थे, यानी कि 3672 थे। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से इनका मतभेद हो गया, ठीक है। इसके मतभेद के बाद वे बड़कागांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ गए तथा यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित करके इस क्षेत्र में अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी कि देखिए बागदेव सिंह और इसके भाई जो हैं सिंहदेव, ठीक है। जब हम लोग नागवंशी पढ़ रहे थे उस समय भी इनका नाम आया था बागदेव सिंह जी का, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग दोनों भाई नागवंशी शासक के दरबार में, ये दोनों भाई क्या करते हैं, नागवंशी शासक के दरबार में ये लोग रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है कि नागवंशी शासक से इनका मतभेद हो जाता है, यानी कि किसी बात को लेकर के इनकी मतभेद हुई होगी। इसके बाद में क्या करते हैं, इस मतभेद के बाद वो बड़कागांव का कर्णपुरा क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। आज भी ये जगह स्थित है तथा यहाँ पे स्थानीय शासक को पराजित करता है। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पे स्थानीय लोग जो होते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा चुना जाता जो शासक था, जो स्थानीय लोगों पर रूल कर रहा था, उनको पराजित करता है और इस क्षेत्र में क्या करता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इसको रामगढ़ राज्य में मिला लिया, ठीक है। देखिए कल हम लोग पढ़े थे नागवंशी राजा, ठीक है। नागवंशी में कितने 7 गढ़ थे और 21 परगने थे, ये हम लोग पढ़े थे ना जी, 7 गढ़ और 21 परगना। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे 21 परगना को अपने में मिला के रामगढ़ राज्य की स्थापना कर लेता है, इसीलिए इसका रामगढ़ राज्य इतना बड़ा होता है, ठीक। देखिए रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह बागदेव सिंह थे। कितने में स्थापना किए, तो 1368 में। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई, तो सीसिया में। रामगढ़ की अंतिम राजधानी कहाँ है, तो वो पदमा। और रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा कौन थे, तो कामाख्या नारायण सिंह, ठीक। अब देखिए अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु रामगढ़ के राजाओं ने समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, ठीक। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ था। यानी कि सबसे अधिक अगर इनका बढ़ चढ़ के योगदान और बढ़ चढ़ के विकास अगर होता है तो वो किनके शासनकाल में होता है, तो वो राजा दलेल सिंह के शासनकाल में होता है। दलेल सिंह 1667 से 1724 तक रामगढ़ का शासक रहता है। देखिए 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या की करके उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खान ने दलेल सिंह को पराजित किया तथा पुनः राज्य प्राप्त कर लिया। यानी कि 6 जो राजा होता है, 6 और चंपा, हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में भी, तो वहाँ से देखिए वहाँ के जो राजा रहते हैं मगर सिंह, उनकी हत्या करके उनका कुछ कुछ क्षेत्र पे ये अधिकार ले लेता है। लेकिन क्या करता है कि 1724 ईस्वी में मगर सिंह का पुत्र रहता है रणभस्त खां, ठीक है, वो क्या करता है, दलेल सिंह को पराजित करता है और वो अपना पूरा राज्य स्थापित कर लेता है।
दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 तक का रामगढ़ का शासक बना रहा। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करता है कि दलेल सिंह कब्जा करता है, पुत्र रणफस्त खां इनका लेकर के चला जाता है। ठीक है, मगर सिंह का बेटा। लेकिन फिर क्या होता है कि विष्णु सिंह आता है दलेल सिंह के बाद, तो वो क्या करता है 6 राज्य पर पुनः कब्जा करता है तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। यानी कि जब तक मराठाओं का यहाँ पे आक्रमण नहीं हुआ था तब तक ये किनके हाथ में था ये राज्य, तो वो कौन थे, विष्णु सिंह। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। ठीक, देखिए अब क्या है कि बंगाल का जो नवाब है अलीवर्दी खां है ना, वो क्या करता है हिदायत अली खां को कर वसूलने के लिए भेजता है। हिदायत अली खान ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया, यानी कि 12,000 रुपये इनको हर एक वर्ष में इनको देना होता था। ठीक है, सत्रह सौ 51-52 ईस्वी में नरहत समया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने हेतु विवश कर दिया। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 में मीर खां द्वारा मरक्कत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विष्णु सिंह को पराजित कर उसके अवैध रूप में हड़पे गए क्षेत्रों को मूल मालिकों को सौंप दिया तथा इसके बदले मीर कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए क्या हुआ था ना कि बंगाल के जो नवाब होते हैं मीर कासिम, उनको पता चल जाता है कि ये जो विष्णु सिंह है वो नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, यानी कि ये लोग नवाब को नहीं मानता था। ठीक है, ये लोग नवाब का ऑलवेज विरोध करता था, जिसको बाद में क्या करता है कि 1763 में मीर कासिम द्वारा मरक्कत खां और असदुल्ला खां को नेतृत्व में सेना भेज देता है कि जाओ इनको मतलब इनसे युद्ध करो। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है कि विष्णु सिंह को पराजित कर देता है और विष्णु सिंह ने जितने भी अवैध रूप से जो जमीन हड़पे थे उनको मूल मालिक को उनको सौंप देता है। ठीक, और इनके बदले में क्या होता है कि मीर कासिम को अच्छा मुआवजा प्राप्त होता है। विष्णु सिंह के बाद उनका भाई मुकुंद सिंह है ना रामगढ़ का शासक बना, तो था उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। देखिए ये लोग 6 राज्य को ये लोग मतलब 3 शासक हो गए। ठीक है, उस बाद में तीसरा शासक जो इनके भाई जो रहते हैं मुकुंद सिंह, ये क्या करते हैं 6 राज्य को अपनी राजधानी में मिला लेते हैं। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। देखिए दलेल सिंह के बारे में कुछ दिया हुआ है। मुगल के आक्रमण से बचने हेतु किले का निर्माण किया। ठीक है, ये लोग क्या करता है कि किला का निर्माण करता है। कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी, इसे 2016 ईस्वी में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। दलेल सिंह नागपुरी के भी कवि थे। अब देखिए ये जो दलेल सिंह है वो मुगल का आक्रमण से बचने हेतु ये किला का निर्माण करवाते हैं। कैथा शिव मंदिर जो काफ़ी अच्छा भी है और बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्चर है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये कभी कभी बोलता है कि कोई कि ये मठ है एक रात में बनाई गई है, ऐसे वैसे सब बोलता है, लेकिन इनका जो निर्माण का जो बात है वो आता है दलेल सिंह। ठीक है, और इसको जो स्थापना भी किया था इन्होंने, और 2016 में इनको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है। और इनका परिसर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, भले ही बहुत पुरानी मंदिर है बट ये अभी भी 2 मंजिली मंदिर है। ठीक है, ऊपर से जाकर के अगर आप एक पत्थर मारोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे पानी की मतलब होती है ना कि किसी चीज़ को डुबाते हैं तो पानी की जो पूरी ध्वनि है वो पूरे मंदिर तक पूरे घूमती है, गूंजती है, तो वही है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर मेला का भी आयोजन होता है हर शिव पूजा में। ठीक, तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कैथा शिव मंदिर को ये राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया कब, तो 2016 में। देखिए रामगढ़ राज्य की राजधानियाँ और उनके क्रम। ठीक है, सिसिया प्रथम राजधानी थी और इनको बनाया कौन, तो बागदेव सिंह, और इनकी स्थापना भी रामगढ़ राज्य की बागदेव सिंह ने ही की थी, जो कि कब की थी 1368 में। उर्दा को भी राजधानी किन्होंने बनाई, तो बागदेव सिंह। बादम तो ये हेमंत सिंह, रामगढ़ तो ये दलेल सिंह, और इचाक ये तेज सिंह, और पद्मा ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ठीक है,
अगर बोला जाएगा कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, सिसिया। सिसिया जो थी वो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी भी रही और इनकी संस्थापक जो थे वो थे बागदेव सिंह, जो कि रामगढ़ राज्य की खुद स्थापना किए थे। वो कितने में, 1368 ईस्वी में। उर्दा कब किए, तो ये बागदेव सिंह। और बादम का संस्थापक किसने किया, तो हेमंत सिंह। रामगढ़ का तो दलेल सिंह, इचाक का तो तेज सिंह और पदमा का तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ठीक है, देखिए ये जो है ना पदमा का किला देख रहे हैं ना, पदमा, वही पदमा का किला है रामगढ़ राज्य। ठीक है, उसी से सर रिलेटेड है। और आप अभी इसी में पदमा में जब हम लोग एसआई का एग्ज़ाम जब हो जाएगा बहाली, तो यहीं हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है ना। और इचाक, इचाक में आज भी यहाँ पे खंडर विद्यमान है। यहाँ पर आज भी रानी पोखर के नाम, मतलब रानी पोखर देखा जाता है, खंडर देखा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने। ठीक है, ये इनके अंतिम राजा कौन बने, तो कामाख्या नारायण सिंह बने। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब बोला जाएगा कि कब किनके राज्य को कब समाप्त कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो किस अधिनियम से करा गया, तो ये था बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के अनुसार में। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। अब आइए देखते हैं खड़गडिहा राज्य को। ठीक है, और देखिए हम लोग देखते हैं खड़गडिहा राज्य। ठीक है, इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसदेव ने की थी। ठीक है, हंसराज देव ने की थी। हंसराज देव जो हैं वो कौन थे, वो बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किए थे। ठीक है, इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। हंसदेव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, कल भी मैं आपको बताई थी वैवाहिक संबंध क्या होता है। ठीक है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। ठीक है, बता भी देती हूँ कि ये लोग क्या किए कि दक्षिण भारत के थे, ये उत्तर भारत के थे। तो यहाँ पे इन्होंने विवाह करके यहाँ से उत्तर भारत से भी इन्होंने क्या किया, अपना संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हंसराज देव। अब है ढालभूम का ढाल वंश है ना। ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था, यानी कि ये जो ढाल वंश है इनका विस्तार कहाँ तक था, तो ये सिंहभूम तक ही था। ढाल वंश के काल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 3-4 बुक का मैंने कंपाइलेशन किया हुआ है इनमें। ठीक है, और इनमें ढालभूम का जो ढाल वंश है यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, 2-4 लाइन में इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। तो ढालभूम का जो विस्तार है वो सिंहभूम तक रहता है। इसमें नरबलि की प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, यहाँ के यह जो क्षेत्र है झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश क्षेत्र भी था। और इसी के विरोध में क्या होता है, प्रथम विद्रोह भी होता है। प्रथम विद्रोह कौन सा है आपका, तो वो है ढाल विद्रोह। यही ढालभूम वाले क्षेत्र से ही ढाल विद्रोह होता है। ठीक, ये कब से होती है, तो 1767 से 77 तक होती है। ठीक, अब आते हैं पंचायत राज्य। जैसा कि हम पिछले क्लास में, मतलब पिछले कुछ मिनटों, चंद मिनटों में हम लोग देखे थे कि पंचायत राज्य जो क्या है कि मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली राज्य अगर पूछा जाए तो कौन है, तो वो था पंचायत राज्य। ठीक है, मानभूम में। ठीक, इसकी स्थापना काशी नरेश के पुत्र द्वारा की गई थी। ठीक, इनके काशीपुर नरेश के पुत्र ने की थी। ठीक, इस राज्य का जो चिन्ह था, राज्य चिन्ह, वो था कपिला गाय का पुच्छ या चंवर। इसी कारण राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था। ठीक, इनको पंचायत राजा के जितने भी
राजा थे उन्हें क्या कहा जाता था, गोमुखी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर। ठीक है, देखिए है ना, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जो है पंचायत राज्य। ठीक है, तो हम लोग अब देख चुके थे रामगढ़ राज्य के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या देखे, तो पंचायत राज्य। सबसे ज़्यादा अगर मानभूमि में शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो वो था पंचायत राज्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के प्रमुख स्मारक तथा स्थान। ठीक है, हाराडी मंदिर समूह जो कि कहाँ पे स्थित है, तमाड़ रांची में। दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर हैं। शाहपुर किला ये कहाँ पर अवस्थित है, तो मेदिनीनगर पलामू में। मुगलकालीन स्थापत्य कला। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी। ठीक, ये कोल्हुआ पहाड़ी ये किस ज़िले में स्थित है और कहाँ पर ये स्थित है, तो चतरा में। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा दंत कथाओं का पेंटिंग मिलता है और यहाँ बहुत सारे कथाएं प्रचलित है ना। यहाँ का स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। तेलियागढ़ का किला ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजमहल के साहेबगंज में स्थित है ना। मुगल सरदारों द्वारा इनकी निर्माण की गई थी। नवरत्नगढ़ का किला ये कहाँ स्थित है, तो ये गुमला में स्थापित है ना, स्थापित है। और अगर इनकी विशेषता बोला जाए तो दुर्जन साल द्वारा निर्मित है। और दुर्जन साल को शाह का उपाधि किसने दिया था और क्यों दिया था और कब दिया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका आज कमेंट मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे रहा आपका। ठीक, तो हाराडी मंदिर समूह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची के तवाड़ में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं इनकी, तो दुर्गा व काली की प्राचीन मंदिर है। शाहपुर का किला तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मेदिनीनगर पलामू में है ना। और यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, तो मुगलकालीन स्थापत्य कला। कोल्हुआ पहाड़ी तो ये चतरा में है और यहाँ पे दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त है। ठीक, तेलियागढ़ का किला तो राजमहल ये साहेबगंज में स्थित है। तो यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, तो मुगल सरदारों द्वारा निर्मित है ये। नवरत्नगढ़ का किला तो ये दुर्जन साल द्वारा निर्मित है और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये गुमला में स्थापित है। प्राचीन शिव मंदिर तथा टैंक ये कहाँ पर है, बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में। इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो 5वीं-6ठी शताब्दी में स्थापित है। शिव मंदिर शेख परता लोहरदगा मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद तो ये हदफ साहेबगंज में 16वीं सदी में स्थापित है। बारादरी तो ये अर्जीमुखीपुर साहेबगंज ये 16वीं शताब्दी में स्थापित है, संबंधित है। असुर स्थल कुंजला खुट्टी में। ठीक है, फिर अगेन असुर स्थल देखेंगे तो खुट्टी टोला खुट्टी, असुर स्थल सारिद केल खुट्टी और असुर स्थल कथर टोली खुट्टी, असुर स्थल हंसा खुट्टी, ये सारे क्या हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम ये भी क्या है आपका ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, पुराना टीला कुलागढ़ा तो ये ईटागढ़ सरायकेला खरसावा में, ये भी क्या है ऐतिहासिक स्थल है। तो ये आज की सीरीज आपकी यहीं तक, ये चैप्टर जो है आपकी ये ख़त्म होती है। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, तो हम लोग अब देख चुके थे रामगढ़ राज्य के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या देखे, तो पंचायत राज्य। सबसे ज़्यादा अगर मानभूमि में शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो वो था पंचायत राज्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के प्रमुख स्मारक तथा स्थान। ठीक है, हाराडी मंदिर समूह जो कि कहाँ पे स्थित है, तमाड़ रांची में। दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर हैं। शाहपुर किला ये कहाँ पर अवस्थित है, तो मेदिनीनगर पलामू में। मुगलकालीन स्थापत्य कला। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी। ठीक, ये कोल्हुआ पहाड़ी ये किस ज़िले में स्थित है और कहाँ पर ये स्थित है, तो चतरा में। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा दंत कथाओं का पेंटिंग मिलता है और यहाँ बहुत सारे कथाएं प्रचलित है ना। यहाँ का स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है।
तेलियागढ़ का किला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजमहल के साहेबगंज में स्थित है ना। मुगल सरदारों द्वारा इनकी निर्माण की गई थी। नवरत्नगढ़ का किला ये कहाँ स्थित है? तो ये गुमला में स्थापित है ना, स्थापित है। और अगर इनकी विशेषता बोला जाए तो दुर्जन साल द्वारा निर्मित है। और दुर्जन साल को शाह का उपाधि किसने दिया था और क्यों दिया था और कब दिया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका आज मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे रहा आपका, ठीक। तो हाराडी मंदिर समूह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची के तवाड़ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं इनकी? तो दुर्गा व काली की प्राचीन मंदिर है। शाहपुर का किला तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेदिनीनगर पलामू में है ना। और यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं? तो मुगलकालीन स्थापत्य कला। कोल्हुआ पहाड़ी तो ये चतरा में है और यहाँ पे दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त है, ठीक। तेलियागढ़ का किला तो राजमहल ये साहेबगंज में स्थित है। तो यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं? तो मुगल सरदारों द्वारा निर्मित है ये। नवरत्नगढ़ का किला तो ये दुर्जन साल द्वारा निर्मित है और ये स्थित कहाँ पर है? तो ये गुमला में स्थापित है। प्राचीन शिव मंदिर तथा टैंक ये कहाँ पर है? बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो 5वीं 6वीं शताब्दी में स्थापित है। शिव मंदिर शेख परता लोहरदगा मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद तो ये हदफ साहेबगंज में 16वीं सदी में स्थापित है। बारादरी तो ये अर्जीमुखीपुर साहेबगंज ये 16वीं शताब्दी में स्थापित है, संबंधित है। असुर स्थल कुंजला खुट्टी में, ठीक है। फिर अगेन असुर स्थल देखेंगे तो खुट्टी टोला खुट्टी, असुर स्थल सारिद केल खुट्टी और असुर स्थल कथर टोली खुट्टी, असुर स्थल हंसा खुट्टी, ये सारे क्या हैं? ऐतिहासिक स्थल हैं। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम ये भी क्या है आपका? ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। पुराना टीला कुलागढ़ा तो ये ईटागढ़ सरायकेला खरसावा में, ये भी क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। तो ये आज की सीरीज आपकी यहीं तक, ये चैप्टर जो है आपकी ये ख़त्म होती है, ठीक है। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, ठीक।